नमस्कार, यूपी तक में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार अभिषेक। हम हाजिर हैं सुबह की सुर्खियां लेकर। जी हां, वो सुर्खियां जो आज दिन भर खबरों में चर्चा में रहने वाली हैं, वो सुर्खियां जिनसे आपका हो सकता है सरोकार, और वो सुर्खियां जो आज बनी है अखबारों की सुर्खियां। जी हां, तो सुबह की खबरों से लेकर दिन भर क्या रहने वाला है, जानते हैं सुर्खियों में। तो मुख्यतः तीन ऐसी खबरें हैं जो आज जिस पर सुबह से चर्चा हो रही है, जो मुख्य खबरों के तौर पर है। तो सबसे पहले अब्बास अंसारी। जी हाँ, अब्बास अंसारी को नफरती भाषण के मामले में 2 साल की सजा हुई और उनकी सीट अब खाली कर दी गई है। यानी कि अब मऊ सदर में दोबारा से चुनाव होगा। तो आज हम तफसील से इस पर समझेंगे कि क्या हो रहा है और क्या सचमुच बीजेपी और सुभाषपा यानी कि ओम प्रकाश राजभर की पार्टी के बीच इस सीट को लेकर कोई विवाद उभर रहा है। आज इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी है, तो हम इस खबर को समझेंगे। इसके अलावा जमाते उलेमा हिंद, जी हां, महमूद मदनी ने आजमगढ़ में जितने भी मदरसे और मदरसे के संचालक हैं उनकी एक बड़ी मीटिंग बुलाई। उन्होंने मदरसों को लेकर कौन सी बड़ी बात कही है? क्या सरकार से टकराव की तरफ बढ़ रहा है मुस्लिम समाज, या फिर कोई और बात है, कोई पैचअप की गुंजाइश है? ये भी समझेंगे। और आज से अयोध्या में 4 दिनों का वो कार्यक्रम शुरू हो रहा है जब मुख्य राम जन्मभूमि के बाद जो पूरे देवालय में बन रहे मंदिर हैं, जो देवालय अन्य देवालय हैं, उनकी प्राण प्रतिष्ठा की शुरुआत हो रही है। तो 5 जून को प्राण प्रतिष्ठा होगी और उसके पहले क्या तैयारियां हैं ये समझेंगे। और आखिर में अखबारों ने क्या आज हेडलाइन दी, तो सुर्खियों में आज ये खबरें तफसील से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब्बास अंसारी जो कि मुख्तार अंसारी के बेटे हैं और जिन्हें अदालत ने 2 साल की सजा सुनाई। सजा किस मामले में? सजा उनके उस नफरती भाषण के मामले में सुनाई गई है जो उन्होंने 2022 चुनाव के एन पहले दिया था। और उस चुनाव में उन्होंने जो सरकारी अधिकारी हैं, जो सरकार है, उसके अधिकारियों को खुलेआम मंच से चुनौती दी थी कि सरकार आने वाली है और उसके बाद अगर सरकार आ गई तो वो क्या करेंगे। और इस मुद्दे ने इतना तूल पकड़ा कि न सिर्फ उन पर मामले दर्ज हुए बल्कि इस मामले में अब्बास अंसारी पर कन्विक्शन भी हो चुका है। यही नहीं, उनके ऊपर पिस्टल रखने, खास करके कई लाइसेंसी हथियार रखने के मामले अलग से हैं, गैर लाइसेंसी हथियार। इसके अलावा उनकी पत्नी से उनकी जेल में एक मुलाकात की भी जो ऐसी बात रही है, उस पर भी, उनकी पत्नी पर भी और उन पर मामले दर्ज है। खैर, ये सब तो कई तरह के मामले हैं, लेकिन अब्बास अंसारी का जो चुनाव एक तरीके से अब खत्म हो चुका है। अब उनकी विधायकी जा चुकी है। बाकायदा विधानसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करके कह दिया है कि अब नए तरीके से चुनाव होंगे। तो 31 मई से लेकर 6 महीने का वक्त है और ये मऊ में ये दूसरा उपचुनाव होने जा रहा है। इसके पहले घोसी का उपचुनाव हुआ था और अब मऊ सदर का उपचुनाव होगा। लेकिन इसमें एक पेच है। पेच ये है कि बीजेपी की जो सहयोगी पार्टी है सुभाषपा, ओम प्रकाश राजभर की पार्टी, दरअसल 2022 में समाजवादी पार्टी के साथ ये सीट गठबंधन में गई थी और समाजवादी पार्टी के ही माने जाते रहे अब्बास अंसारी को ओम प्रकाश राजभर ने अपनी पार्टी से टिकट देकर उन्हें चुनाव लड़ाया था और वो जीते थे। लेकिन उसके बाद सपा से उनका गठबंधन टूटा और अब वो भाजपा के साथ आ गए मंत्री। लेकिन अब जबकि उनके तकनीकी तौर पर ये विधायक हैं और अब इनकी विधायकी जा चुकी है, ऐसे में कहीं ना कहीं ओम प्रकाश राजभर अपनी सॉलिडेरिटी कम से कम इस परिवार के साथ दिखाने जा रहे हैं। वो कहेंगे कि अब उनकी पार्टी इस मुद्दे को लड़ेगी और सुप्रीम कोर्ट तक इस मुद्दे को लेकर के जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यह कि क्या वो सीट जहां उनके खिलाफ बीजेपी ने 2022 का चुनाव लड़ा था, मऊ सदर का, क्या बीजेपी ये सीट छोड़ेगी?
अब इस मुद्दे को लेकर के बीजेपी और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी और उनके बीच एक तरीके का घमासान छिड़ने वाला है। आज ओम प्रकाश राजभर एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी कर रहे हैं और निश्चित तौर पर उनका जो दावा है वो यही है कि वो इस सीट पर चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी अपने दावे रखेगी कि इस सीट पर उसका हक इसलिए है क्योंकि वो इस सीट पर चुनाव लड़ती आई है। जब वो पिछला चुनाव हुआ था तब ये सीट समाजवादी पार्टी के कोटे में थी और समाजवादी पार्टी ने ओम प्रकाश राजभर को दिया था, लेकिन अब वो बीजेपी के साथ हैं। हालांकि बीजेपी के पक्ष में एक बात नहीं जाती और बात ये कि 27 सालों से ये सीट, मऊ सदर की जो सीट है, ये अंसारी परिवार के पास रही है। बीजेपी यहां जीत नहीं सकी है, लेकिन हमेशा कड़ी चुनौती देती रही। लेकिन क्या ये मुद्दा अब दोनों के बीच के टकराव का कारण बनेगा, इस पर हमारी नजर रहेगी और आज देखते हैं क्या कहते हैं ओम प्रकाश राजभर। अगली दूसरी तरफ महमूद मदनी, जो कि जमाते उलेमाए हिंद के सर्वोच्च नेता हैं, मुस्लिम समाज के रहनुमा के तौर पर उनकी एक बड़ी पहचान है और इन दिनों वो उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। और उत्तर प्रदेश में खासकर इसलिए क्योंकि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिले जो कि नेपाल से सटते हैं, जिसमें पीलीभीत से लेकर के और महाराजगंज तक के जिले हैं, महाराजगंज, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, इस तरह के जो तमाम जिले हैं जहां भारत नेपाल सीमा सटती है और जहां पर इंटरनेशनल बॉर्डर पर बिल्कुल कई ऐसे सरकारी ज़मीन पर मदरसे और धार्मिक स्ट्रक्चर बने हैं जिनके खिलाफ एक तरीके से सरकार ने मुहिम छेड़ रखी है। ऐसे तमाम मदरसे, ऐसे तमाम धार्मिक स्ट्रक्चर जो कि बिल्कुल बॉर्डर पर बने हैं, बॉर्डर से 10 किलोमीटर के भीतर जो सरकारी ज़मीन पर बने हैं, ऐसे मदरसों की पहले पूरी पहचान की गई है, उनके बारे में छानबीन की गई और अब सरकारी ज़मीनों पर बने हुए मदरसे और मज़ारों को सरकार ने पिछले कुछ समय से उनके ध्वस्तीकरण की शुरुआत की। ये मामला बहुत हाईलाइटेड भी हुआ और लगभग हर जिले में इस तरह के काम हुए हैं। अकेले श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा न सिर्फ मदरसे सील किए गए, जो कि कहीं ना कहीं जो सरकारी नियम कानून है उससे इतर या तो चल रहे थे या सरकारी ज़मीनों पर बने थे। बहुत सारे मदरसों को और धार्मिक स्ट्रक्चरों को ध्वस्त भी किया गया जिनके बारे में है कि वो सरकारी ज़मीनों पर थे। लेकिन बहुत सारे ऐसे मदरसे भी सील किए गए जो निजी ज़मीनों पर हैं, जिसे लेकर के बाकायदा एक रिजेंटमेंट मुसलमानों के बीच, मुस्लिम कम्युनिटी के बीच देखा गया है और महमूद मदनी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं। पहले उन्होंने कानपुर में एक जलसा किया, उसमें उन्होंने उठाया और अब बीती शाम वो आजमगढ़ में थे और वहाँ तमाम जो भारत नेपाल सीमा के बॉर्डर से जुड़े हुए जो मदरसा संचालक हैं उन्होंने बुलाया था और इस मदरसे को लेकर के उन्होंने बात की। बिल्कुल साफ साफ कहा कि सरकार अगर सरकारी जमीन पर है तो तोड़े, लेकिन उसमें यह गुंजाइश देखे कि क्या किसी भी तरीके से कोई रास्ता निकलता है कि सरकार पैसे ले ले, उसके बदले में उनसे ज़मीनें ले ले, लेकिन इन मदरसों को, इन धार्मिक स्ट्रक्चरों को तोड़ा न जाए। बावजूद इसके अगर कागजात सही हैं तो फिर उस पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। जो मुस्लिम तादाद है, मुस्लिम जनसंख्या के बीच में अगर इस तरीके के मदरसे या मस्जिद बने हैं और अगर उसमें कागज़ों में थोड़ी बहुत चूक है या गड़बड़ी है तो सरकार उसको दुरुस्त कराने की कोशिश करे, ना कि उस पर बुलडोज़र चलवाए। यही नहीं, कुछ दिन पहले बाकायदा यही महमूद मदनी जिन्होंने कानपुर में कहा था कि एक रेड लाइन है जिसको सरकार क्रॉस कर रही है और अब मुसलमानों के पास अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती रहीं तो मरने और जीने का जो एक लाइन है, एक दीवार है, वो टूट जाएगी। तो एक तरीके से सरकार को उन्होंने चेतावनी दी थी। लेकिन कल जब वो मदरसा संचालकों के साथ बैठे तो पहले उन्होंने अपने उन मदरसा संचालकों को एक नसीहत दी कि आप किसी भी सरकारी ज़मीन पर, किसी भी अवैध ज़मीन पर मस्जिद, मदरसे या फिर किसी भी तरीके के मजार न बनाएं। ये भी कहा कि यहाँ पर की जाने वाली इबादत कभी कबूल नहीं होती। पहले आप खुद को दुरुस्त करें, अपने कागज पत्र को दुरुस्त करें और उसके बाद सरकार से आप भी बात करें। सरकार को एक तरीके का पैगाम दिया है कि सरकार इस तरीके से अंध
अंधाधुंध बुलडोजर मदरसों या धार्मिक स्ट्रक्चरों पर न चलाए। अगर कोई गुंजाइश है कि अगर कहीं से कोई गड़बड़ी हुई है और उसको ठीक होने की कोई गुंजाइश है तो पहले सरकार उसे दुरुस्त कर दे, लोगों को मौका दे कि वो अपने मदरसों को, अपने खानकाहों को या फिर जो भी उनके धार्मिक स्ट्रक्चर हैं उसके कागजात को सही करने का उन्हें मौका दिया जाए अगर गलत है। लेकिन उन्होंने अपने कम्युनिटी से साफ कहा कि कभी भी सरकारी ज़मीन या गैर कानूनी ज़मीनों पर जिस पर उनका हक नहीं है उस पर किसी तरह का स्ट्रक्चर न खड़ा करें। देखना है कि इसका असर कितना होता है। तेवर थोड़े जिसे कह सकते हैं कि नरम थे महमूद मदनी के। जिस तरीके का बयान उन्होंने कानपुर में दिया था उसके उलट बीती शाम जब उन्होंने आजमगढ़ में अपनी बात रखी तो बहुत जिसे कहते हैं कि थोड़े नर्म अंदाज दिखाई दिए। अगली खबर। और अब आपको बताएं कि आज से अयोध्या में 4 दिनों का एक कार्यक्रम शुरू हो रहा है अयोध्या मंदिर में। अभी तक जो हम लोगों ने देखा या आज जिस तरीके का अयोध्या का ये रामलला का मंदिर दिखाई देता है उसमें दरअसल मुख्य पूजा राम मंदिर की थी और भगवान रामलला का जब की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब की पूजा थी। लेकिन अब उसके चारों तरफ की जो देवालय हैं जिसके अंदर दर्जनों की तादाद में दूसरे मंदिर बनाए गए हैं उसमें अब जो विग्रह है उनकी पूजा की शुरुआत होने जा रही है। यानी कि बाकी तमाम मंदिरों को भी जागृत किया जाएगा, उसमें देवी देवताओं के मंदिर स्थापित किए गए हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है। तो 5 जून को ये बड़े भव्य स्तर पर राम मंदिर में नए नए जो विग्रह हैं, देवी देवताओं की जो मूर्तियां हैं उसे न सिर्फ रखा जाएगा बल्कि उसमें प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। लेकिन उसकी जो शुरुआत है वो आज से शुरू हो रही है जिसे प्रायश्चित कर्म पूजा या और साथ साथ कलश यात्रा आज से निकलने वाली है, जब सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सरयू का जल लेकर इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगी। महिलाएं सरयू से जल लेकर रामलला के मंदिर तक जाएंगी। अलग अलग जो विग्रह हैं, जो देवालय बनाए गए हैं उसमें इस विग्रहों के प्राण प्रतिष्ठा के पहले के कर्मकांड की आज से शुरुआत होने जा रही है। 101 आचार्य जो हैं वो अयोध्या पहुंच चुके हैं और बाकायदा इस अनुष्ठान की अब तैयारी शुरू हो गई है। तो आप जान लीजिए 2 जून को प्रायश्चित कर्म यानी कि आज प्रायश्चित कर्म और यज्ञ मंडप के सामने जल यात्रा है जब सरयू नदी से जल लेकर के महिलाएं आएंगी। कल जो है वो अग्नि स्थापन और पंचांग पूजन, मंडप प्रवेश आदि के कार्यक्रम रखे गए हैं। 4 जून को अवाहित देवताओं का पूजन, जिनका आह्वान किया जाएगा उनका पूजन किया जाएगा। इसके अलावा अन्नाधिवास हवन होगा, देवस्थान होगा। और 5 जून को जितने आवाहित देवता की प्राण प्रतिष्ठा, पूजन और भोग आरती जैसी चीजें होंगी। तो अयोध्या आज से एक बार फिर चर्चा में रहने वाला है जब 4 दिनों तक यहाँ पर अनुष्ठान होने हैं। अगली खबर। और आखिर में आपको बताएं कि नए डीजीपी राजीव कृष्णा ने अपना पदभार संभाल लिया है और आज से उन्होंने अपना कार्यकाल भी एक तरीके से शुरू किया गया है। लंबे समय तक ये डीजीपी रह सकते हैं, हालांकि ये कार्यवाहक डीजीपी हैं और उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात की है। आज वो एक बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और अपनी जो प्राथमिकताएं हैं उसे लोगों के सामने रखेंगे। जबकि प्रशांत कुमार जो कि कार्यवाहक डीजीपी रहे वो रिटायर हो गए 31 मई को और ये माना जा रहा है कि अब एक नए कार्यकाल की शुरुआत होगी। क्या एनकाउंटर्स की जो हाफ एनकाउंटर जो एक नीति है सरकार की अपराधियों के खिलाफ, क्या वो जारी रहेगी? क्या इसी तरीके से ये चलेंगे या फिर नए डीजीपी उसमें कुछ बदलाव लाते हैं? इस पर सबकी नजर रहेगी। वैसे आज अखबारों ने जिसे अपने यहाँ सबसे ज्यादा अहमियत दी है, आज आप देखिए हमारे साथ दैनिक जागरण अखबार, अमर उजाला, हिंदुस्तान और नवभारत टाइम्स जो कि हिंदी के अखबार हैं, इन अखबारों ने जो सबसे ज़्यादा जिन्हें सुर्खियां बनाई हैं उसमें डीजीपी का नए डीजीपी के आने का एक मामला बेहद अहम है। इसके अलावा चंद्रशेखर आज़ाद रावण जो कि कल लखनऊ में थे, उन्होंने मुसलमानों के साथ एक बैठक की है और उसमें वक्फ को लेकर उन्होंने कहा है कि वो उसके खिलाफ रहेंगे और
और वक्फ किसी भी सूरत में छीना नहीं जाना चाहिए। इसके अलावा प्रयागराज लखनऊ जो वंदे भारत है उस पर एक पत्थर फेंका गया है, इसे भी एक बड़ी खबर के तौर पर रखा गया है। और अगर अखबारों में देखें तो मुख्य तौर पर जो ये खबरें हैं ये यही है, राम मंदिर में जो कार्यक्रम शुरू होता है जो मैंने अभी आपको बताया वो है, और जगदीप धनखड़ जो आगरा आए थे जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उस खबर को भी तमाम लोगों ने प्राथमिकताएं दी हैं। सुबह की सुर्खियों में आज इतना ही। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक। आपको अगर ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और यूपी तक को सब्सक्राइब जरूर करें।